हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द फाइनल स्ट्राइक। तो मार्वल सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक दौर था जब सभी स्पाइडरमैन, सुपरमैन के फैंस हुआ करते थे। तब एक ऐसा हीरो सामने आया जिसे कोई जानता भी नहीं था और आज लगभग सभी उसके फैंस हैं। आयरन मैन ने ही MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी और इसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी बनाया था। वैसे तो सभी आयरन मैन को जानते हैं, पर आज भी कुछ लोगों को आयरन मैन की ओरिजिन नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हम आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। ये कहानी है एक टोनी स्टार्क नाम के जीनियस और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किड था। उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने मात्र 4 साल की उम्र में पहला सर्किट बोर्ड बनाया, मात्र 6 साल की उम्र में पहला इंजन और 17 साल की उम्र में वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी MIT से ग्रेजुएशन की। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो US गवर्नमेंट के लिए हथियार बनाने का काम किया करते थे। जब टोनी 21 साल का था तो उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद टोनी ने अपनी कंपनी को उसके पिता के फ्रेंड ओबेडाया स्टेन के साथ मिलकर संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक था और ओबेडाया स्टेन उसका मैनेजर। टोनी ने अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर हथियार बनाए और अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन उस टाइम पर टोनी थोड़ा गैर जिम्मेदार इंसान था और उसका साथी ओबेडाया स्टेन उससे बहुत चिढ़ता था। और एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है जहां वो मिलिट्री को अपने नए जेरिको मिसाइल का डेमो देता है और वहां से लौटते समय कुछ आतंकवादी टोनी पर हमला कर देते हैं और टोनी के यहाँ उसकी कंपनी का एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिसके फटने से उस बॉम्ब के कुछ टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। बाद में जब टोनी को होश आता है तो वह खुद को एक गुफा में पाता है और वो देखता है कि उसके सीने पर एक अजीब सी मशीन लगी हुई है। उस गुफा में टोनी के साथ येंसन नाम का एक आदमी भी होता है जो टोनी को बताता है कि उसने टोनी के सीने से बॉम्ब के टुकड़े निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया क्योंकि वो उसके दिल के बहुत नज़दीक थे। इसलिए येंसन ने टोनी की चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया ताकि वो बॉम्ब के टुकड़े टोनी की चेस्ट की तरफ ना बढ़ पाएँ। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। येंसन टोनी को बताता है कि वो दोनों आतंकवादियों की कैद में हैं और वो लोग ऐसी जगह मौजूद हैं जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। उसके बाद वो आतंकवादी टोनी से बोलते हैं कि वो अगर उन्हें अपना नया जेरिको मिसाइल बनाकर देगा तो वो उसे छोड़ देंगे। लेकिन टोनी जानता था कि वो उसे आखिर में मार डालेंगे, इसलिए टोनी मिसाइल बनाने के बहाने वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयारी में लग जाता है। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के काफ़ी हथियार थे जो टोनी को बिना बताए बेचे गए थे। टोनी ने उन हथियारों का यूज़ करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर जो एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला डिवाइस है जिसका इन्वेंशन टोनी के पिता ने किया था। उसके पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे उनकी फैक्ट्री को पावर मिलता था, पर टोनी ने उसी डिज़ाइन को काफ़ी छोटे लेवल पर बनाया था ताकि वो उसे अपनी चेस्ट में लगा सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वो कई सालों तक उसके चेस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था। लेकिन टोनी ने वो रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना चाहता था। फिर येंसन के साथ मिलकर टोनी ने एक मैकेनिकल आर्मर तैयार किया जिससे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। इस आर्मर की हेल्प से टोनी वहाँ से निकलना चाहता था। जब वो सूट बनकर तैयार हो जाता है और टोनी उसे पहन रहा होता है तो उन आतंकवादियों को शक हो जाता है और वो टोनी पर हमला कर देते हैं, मगर येंसन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। टोनी अपने सूट की मदद से कई सारे आतंकवादियों को मार देता है और उनके कई सारे हथियार को बर्बाद करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और रेगिस्तान में जाकर गिरता है जहाँ उसका सूट टूटकर बिखर जाता है। और इस सब के बाद टोनी का दोस्त जेम्स रोड्स जो एक मिलिट्री ऑफिसर है वो टोनी को ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क ले आता है। वापस आते ही टोनी मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से हथियार बनाना बंद कर देगी क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी की इस फैसले से ओबेडाया स्टेन और कंपनी के काफ़ी लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की बजाय आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू कर देता है। टोनी फिलहाल अपने इस छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल न किया जा सके। फिर वो एक नया ज़्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाकर अपनी चेस्ट में लगा लेता है। इस सब के बाद टोनी कई महीनों तक अपनी लैब में रहकर एक बहुत ज़्यादा एडवांस आर्मर तैयार करता है जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी ने ये नया आर्मर अपनी प्रोटेक्शन और बुरे लोगों का सफाया करने के लिए बनाया था। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है और वहाँ उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है कि उसकी कंपनी के हथियार आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं और इसके बारे में टोनी बिल्कुल अनजान था और वो आतंकवादी उन हथियारों से एक गाँव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं।
फिर टोनी अपना नया आर्मर पहनकर अफगानिस्तान के उस गांव में जाता है। वहां वो उन आतंकवादियों को मारकर उनके हथियारों को बर्बाद कर देता है और गांव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ ओबडाया स्टेन उन लोगों से मिलने जाता है जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था। असल में ओबडाया स्टेन ने ही इन आतंकवादियों की मदद से टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये आतंकवादी टोनी को मारने में सफल नहीं हुए। इसलिए ओबडाया इन सबको मार देता है और उनसे टोनी का पुराना आर्मर और उसका डिजाइन ले लेता है। दूसरी तरफ टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि उसे गैर कानूनी तरीके से बेचे हुए हथियारों के बारे में पता चल सके। जब पेपर उस कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओबडाया स्टेन चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा है और उसी ने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। पेपर ये सारे सबूत जमा कर लेती है और वो शील्ड के एजेंट फिल कोसन को ये इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ ओबडाया स्टेन टोनी के पुराने वाले आर्मर और डिजाइन की मदद से अपने लिए एक नया आर्मर बना लेता है, लेकिन वो सूट को पावर देने के लिए वैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। इसलिए वो टोनी के घर जाकर एक डिवाइस की मदद से टोनी को पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वो उसे अपने सूट में लगाकर उसे चालू कर देता है। फिर टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है, उसे अपनी चेस्ट में लगा लेता है। ये पुराना आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल नहीं था कि नए सूट को पावर दे सके। फिर भी टोनी अपना आर्मर पहनकर ओबडाया को रोकने के लिए जाता है और दूसरी तरफ पेपर शील्ड के एजेंट्स के साथ ओबडाया को अरेस्ट करने जाती है, पर वो अपना सूट पहनकर सब पर हमला कर देता है। तभी टोनी वहां पहुंचता है और फिर ओबडाया और टोनी की जबरदस्त फाइट होती है। टोनी ओबडाया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में पुराना आर्क रिएक्टर लगे होने की वजह से वो ओबडाया के आगे कमजोर पड़ जाता है। इसलिए टोनी उसे अपनी कंपनी की छत पर लेकर आता है जहां वो बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था। वो पेपर की हेल्प से उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से ओबडाया स्टेन मारा जाता है। अगले ही दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस हादसे के बारे में जानने के लिए। शील्ड के लोग टोनी को मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए कहते हैं, पर टोनी सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि वही आयरन मैन है। मूवी के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलने आते हैं और वो टोनी को बोलते हैं कि वो दुनिया में इकलौता सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी सुपर हीरोज मौजूद हैं। निक फ्यूरी टोनी से एवेंजर इनिशिएटिव यानी कि सुपर हीरोज की एक टीम बनाने की बात करते हैं। तो इसी के साथ आयरन मैन मूवी की डिटेल स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आयरन मैन आपका फेवरेट हीरो है या नहीं कमेंट्स में बताना मत भूलना। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।